हेलो गाइस, वेलकम टू उड़ान बॉर्न टू फ्लाई। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर ग्रेट बाय द गॉड्स ग्रेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चलिए हमारी वीडियो की ओर। सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। इस सेक्शन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि एविडेंस बस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही सीमित है। मतलब उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लेना, बस इसी को ही एविडेंस माना जाएगा। तो हम एक बार बेयर प्रोविजन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। और एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। उसके बाद दो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो हम पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हम एविडेंस उन फैक्ट इन इशू के ऊपर दे सकते हैं जिनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन चलाया गया है, जिसके ऊपर कोई सूट या फिर प्रोसीडिंग चल रहा है। एंड सेकेंडली of such other facts as are declared to be relevant and of no others। और इसके अलावा हम उन फैक्ट्सों को भी एविडेंस के रूप में ले सकते हैं जो कि रेलिवेंट हो, इसके अलावा और कुछ हम नहीं लेंगे। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है कि मतलब जो सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में कहा गया है कि नो फैक्ट्स कैन बी गिवन एज एन एविडेंस which a person is entitled to prove under the civil procedure code। तो सिविल प्रोसीजर कोड में जो चीज़ फैक्ट नहीं है उसको हम एज एन एविडेंस नहीं ले सकते। तो अभी हम चलते हैं उस इलस्ट्रेशन को एक बार देख लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं? A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death। मतलब ए को गिरफ्तार किया गया है, उसके अगेंस्ट केस चल रहा है क्योंकि उसने बी का मर्डर किया। कैसे किया? उसको गदे से, गदा होता है ना, जो भीम का गदा होता है, गदे से पीट पीट कर उसकी डेथ की गई। तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्या क्या है? एट एस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। ए के ट्रायल में इशू, फैक्ट इन इशू क्या क्या होंगे? ए इज बीटिंग बी विद द क्लब। ए ने बी को गदे से पीटा। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाई सच बीटिंग। मतलब ए ने बी को इतना पीटा कि उस गदे के प्रहार से उसका डेथ हुआ। एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। तो ए का इंटेंशन था कि वो इतना पीटे कि बी मर जाए। ये तो आ गया फैक्ट्स इन इशू, जो कि एविडेंस के तौर पर हम ले सकते हैं, हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा है कि कहा गया कि अदर फैक्ट्स जो कि रेलिवेंट है, कि रेलिवेंट के अलावा और कुछ हम नहीं पेश कर सकते। तो रेलिवेंट वो चीज़ है जो कि लॉजिकली प्रोबेटिव है, जो हम लॉजिकली मान सकते हैं कि ये एक फैक्ट इन इशू के साथ मेल खा रहा है। मतलब जो फैक्ट है वो जाकर अगर फैक्ट इन इशू के साथ अच्छे से कनेक्शन बनाएगा तब जाकर वो रेलिवेंट कहलाता है। और ये एडमिसिबिलिटी से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि एडमिसिबिलिटी में हम लॉजिक के बेस नहीं करते, हम वही चीज़ को एडमिसिबल मानते हैं जो कि लॉ के स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर आता है। इसीलिए रेलिवेंस जो है वो हमें कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ता है, और जो कि सेक्शन 6 से लेकर 55 तक पूरा का पूरा रेलिवेंट फैक्ट्स में आता है, और उसी को हम कोर्ट में पेश करते हैं। और एडमिसिबिलिटी वो इसीलिए 56 ऑनवर्ड्स आता है क्योंकि वहाँ पर मीन्स एंड मेथड्स ऑफ प्रूविंग द रेलिवेंट फैक्ट कहा गया है। तो ये जो केस है राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 1850, यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई कम्युनिकेशन हो स्पाउस के बीच में,
या फिर एडवोकेट के बीच और क्लाइंट के बीच में, तो ये रेलिवेंट है बट ये एडमिसिबल नहीं है। इसी तरह अगर कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन किया जाए टू टेस्ट द वेरासिटी और टू इम्पीज द क्रेडिट ऑफ विटनेस, तो वो रेलिवेंट नहीं है पर वो एडमिसिबल है। तो इसके जो फैक्ट्स है, मैं आपको जब भी ये पार्ट ख़त्म होगा, पार्ट 1 दैट इज़ सेक्शन 5 to 55 तक, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट केस के फैक्ट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो नेक्स्ट केस है गुरमुख सिंह वर्सेस CII-AIR 1944 लाहौर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सा केस है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अगर इररिलेवेंट चीज़ें रेलिवेंट फैक्ट के साथ मिक्स हो जाए और इतना ज़्यादा मिक्स हो जाए कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सके, तो क्या होगा, तब उस होल फैक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर इसमें को सेपरेट किया जाए तो जो पोर्शन सेपरेट किया जा सकता है बस उसी पोर्शन को हम रेलिवेंट मानेंगे, अदरवाइज बाकी के सारे के पोर्शन को हम इररिलेवेंट मानेंगे। अभी हम नेक्स्ट केस देखते हैं जो कि इक्वली रिलेवेंट है। रमन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल AIR 1901 SC 24 मद्रास। तो इस केस में कहा गया है कि एक इंसान जब एक डॉक्यूमेंट देता है, एक केस फाइल करता है, तब उसको ये नहीं देखना चाहिए कि क्या एडमिसिबल होगा क्या इनएडमिसिबल होगा। जो वो सोच रहा है कि वो इनएडमिसिबल है, वो शायद से अपोजिट पार्टी के लिए प्रूव हिसाब से यूज़ करे। इसीलिए फैक्ट इन इशू में वो सब कुछ मतलब देखना है, डालना है। अदरवाइज़ कोई भी एक कोना अगर छूट जाए तो वो अपोजिट पार्टी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा केस जीतने के लिए। नेक्स्ट केस इज मेघराज पतोदिया वर्सेस RK बिरला AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1295। तो इस केस में कहा गया है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट बताकर मतलब पेश किया जाए और वो चीज़ इम्प्रॉपर और इलीगल मीन से लिया जाए, तो उसकी एडमिसिबिलिटी को कोर्ट क्या मानेगा या नहीं मानेगा। तो कोर्ट ये कहता है कि अगर वो रेलिवेंट और जेन्युइन प्रूव होता है तो ये एडमिसिबल है, अदरवाइज़ ये एडमिसिबल नहीं है। तो ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay safe, keep learning. We'll be right back with the next video which deals with section 6 of the Indian Evidence Act. Do subscribe and don't forget to press the bell icon.